किसका होने जा रहा है? एनडीए वर्सेस इंडिया की लड़ाई में कौन आगे कौन पीछे? छठे फेज के बाद क्या तस्वीर बन रही है? और आप लोग ये जानते हैं कि उत्तर प्रदेश से होते हुए गुजरता है सत्ता का रास्ता, और उत्तर प्रदेश की अच्छी जानकारी रखने वाले जो आप हर जगह गए, गांव-गांव गए, क्या मिजाज देखने को मिला? उससे पहले आपका मैं तारुफ करा दूं, प्रशांत श्रीवास्तव है जो कि इंडिया टुडे मैगजीन के लिए स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट है और उत्तर प्रदेश के गांव-गांव आप घूमे हैं। अब तक बड़ी तस्वीर क्या निकल कर आई? निधि, जब चुनाव शुरू हुआ था, मुझे याद है, बल्कि चुनाव शुरू होने से पहले जनवरी में जब राम मंदिर वाला जब कार्यक्रम हुआ, उसके बाद जो माहौल लग रहा था, उस वक्त तो लग रहा था कि जैसे पूरा चुनाव ही एक तरफा होने जा रहा है। अच्छा। पूरा माहौल उस तरह से बनाया जा रहा था। लेकिन जैसे जैसे चुनाव शुरू हुआ, खास तौर से फर्स्ट फेज के आसपास जब हमने ट्रैवल करना शुरू किया, खास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, मैं नगीना गया, मैं कैराना गया, मैं मुजफ्फरनगर गया, मुझे वहाँ बिल्कुल भी एक तरफा माहौल नहीं लगा। तो मुझे अंदाज़ा हो गया कम से कम 8 में से 6 सीटों पर तो वहाँ माहौल बिल्कुल एक तरफा नहीं था। इवन पहले फेज में तो मैं ये कहूँगा कि 8 की 8 सीटों पर ही एक तरफा माहौल नहीं था और बहुत क्लोज फाइट था। तो उस बात पे मुझे अंदाज़ा हो गया था कि ये चुनाव एक तरफा तो बिल्कुल नहीं होने जा रहा है। चुनाव में फाइट बहुत ज़बरदस्त होने जा रही है। शुरुआत में जब मैं इस बात को प्रेडिक्ट कर रहा था तो बहुत सारे लोग इस बात को कॉन्ट्रडिक्ट भी कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि चुनाव जो है वो तो एक तरफा हो जाएगा, अब रिजल्ट हो सकता है जो भी आए, लेकिन चुनाव कहीं से कहीं तक भी एक तरफा मुझे नहीं लगा। सेकंड फेज थोड़ा सा वेस्ट यूपी का बता रहा हूँ, एक तरफा नहीं है वहाँ। बिल्कुल नहीं, सेकंड फेज में थोड़ा सा है, फर्स्ट फेज में बिल्कुल नहीं है। अच्छा। सेकंड फेज में बीजेपी को क्लियर एज था। थर्ड फेज आते आते फिर चुनाव फाइट में आ गया, दोनों बराबरी का चुनाव थर्ड फेज में लड़े हैं। फोर्थ में बराबरी का चुनाव हो गया, फिफ्थ में बराबरी का चुनाव हो गया और सिक्स्थ में भी लगभग जो है बराबरी का चुनाव हो रहा है। अब सिक्स्थ फेज की कोई एक सीट ऐसा नाम लेके नहीं बता सकते। अच्छा। कि इसमें एक तरफा होने वाला, मतलब आप फिफ्थ में आप कह सकते थे कि लखनऊ में चुनाव एक तरफा होगा। हाँ। आप उससे पहले इधर आप 7वें में आएंगे तो आप कह दो कि बनारस में चुनाव जो है उसमें भी क्लियर है किसका होगा। लेकिन इन शहरी सीटों के अलावा, 4-5 शहरी सीटों के अलावा, आप उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से 70 पर ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन जो है वो एक तरफा जीत जाएगा। आप ये कह रहे हैं 80 में से 70 प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, उसमें से। अच्छा। 40 में क्लोज फाइट है, मतलब। अच्छा। 70 में आप एज दे सकते हो, 40 में क्लोज फाइट है, मतलब दोनों में से कोई भी जीत सकता है। और मुझे लगता है कि इंडिया ब्लॉक को भी कम से कम मैं 25 सीटों पर तो एज दूंगा ही। मतलब बीजेपी को अगर आप 55 सीटों पे एज मान रहे हैं एनडीए को, तो इंडिया ब्लॉक भी 25 सीटों पर एज में है, 25 से 30 सीटों पे। अब वो जीतता कितना है इसमें से, हो सकता है उस 25 से 30 सीटों में हो सकता है वो 15 ही जीते, हो सकता है वो इन 30 सीटों में जिन पे मुझे इंडिया ब्लॉक एज पे लग रहा है, हो सकता है कि वो 18 ही जीते, 20 ही जीते। वो तो डिपेंड करता है जब चुनाव एकदम क्लोज हो जाता है, क्योंकि चुनाव जो है वो बायपोलर हो गया है। और सेकेंड फेज के बाद जब से मायावती ने आकाश आनंद पर एक्शन लिया, उसके बाद से चुनाव और ज़्यादा बायपोलर हो गया, क्योंकि बीएसपी के मतदाताओं को, कोर कार्डर जो है उनका, कोर वोटर जो है उनका, उसको ये रियलाइज हो गया कि अब बीएसपी जो है वो गेम में बची नहीं है। तो ऐसे में इस बात की बड़ी चर्चा है, क्योंकि मैं खास तौर से जब ट्रैवल कर रहा हूँ तो दलित बस्तियों में ज़्यादा जा रहा हूँ और वहाँ पर लोगों से पता कर रहा हूँ, तो मुझे इस बार एक थोड़ा सा ट्रेंड बदलता हुआ दिखा। हालांकि ये घोसी उपचुनाव से यूपी में शुरू हो गया था, लेकिन दलितों का भी एक वर्ग जो है वो इंडिया ब्लॉक को वोट करने लग रहा है इस चुनाव में। तो मुझे निधि लगता है कि अगर ये इसी तरह से होता रहा तो कई सीटों पर, जैसे फतेहपुर सीकरी हो गई, जैसे इटावा हो गई, जैसे मछली शहर हो गई, इन सीटों पर अगर दलितों का एक वर्ग जो है, एक बड़ा सेक्शन 35 से 40% का, अगर वो इंडिया ब्लॉक को वोट कर रहा है, तो ये इंडिया ब्लॉक को एक प्लस हो जाएगा उसके लिए। और कई सीटें इंडिया ब्लॉक की इसमें आ सकती हैं, जो कि शुरुआत में नहीं लग रहा था। जब ये चुनाव, अगर उसको आप इजीली, मैं इसको कट शॉर्ट में बोलूँ, जब ये चुनाव शुरू हुआ था तो लग रहा था कि इंडिया गठबंधन के पास सिर्फ MY फैक्टर, जो कि एक ट्रेडिशनल वोट है, वही है, और जो कैंडिडेट अपना वोट ले आए वो ले आए। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा, इंडिया गठबंधन पे 2 वोट एडिशनल बढ़ गए। अच्छा। एक तो उन नाराज युवाओं का वोट जो बेरोजगारी से और पेपर लीक से बहुत नाराज हैं, वो जाति से हटकर ऊपर उठकर वोट डाल रहे हैं। उनकी संख्या आप कह सकते हैं, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँ, क्योंकि जैसे कोई इलाहाबाद में रह के या प्रयागराज में रह के या कानपुर में रह के तैयारी कर रहा है, लेकिन उसका वोट दूसरी जगह पे है, तो उस वजह से उस सीट पर आप अंदाज़ा लगा लेंगे वहीं पे फर्क पड़ जाएगा, तो इतना आसान नहीं। लेकिन 2 से 3% वोट मुझे लगता है वो नाराज युवाओं का इंडिया ब्लॉक को मिलने जा रहा है। और मुझे लगता है 3 से 4% वोट जो है वो उस दलित मतदाताओं का मिलने जा रहा है जो एक ट्रेडिशनली जो है वो बीएसपी के लिए वोट करते रहे। लेकिन इस बार जो है खासतौर से उनमें जो युवा वर्ग है, 18 साल से या 21 साल से लेके 35 साल का जो युवा वर्ग है, वो इस बार खासतौर से दलितों में मुझे एक बड़ा सेक्शन इंडिया ब्लॉक की तरफ झुकाव दिख रहा है। और ये गेम पलट सकता है। 6 से 7% जो मैंने बताया कि 2-3% वो और 4% ये 7% वोट कई सीटों पे इंडिया ब्लॉक को ऐड हो जाएगा और वही सीटें वो वहाँ से निकाल सकते हैं। बाकी इस पे बीजेपी को क्लियर एज
शुरुआत से ही था। तो अगर आप गिना पाए तो इंडिया ब्लॉक को किन सीटों पर आपको एज दिखाई दे रहा है? ये 25-30 सीटें एकदम से गिनाना, ऐसे अगर आप सेगमेंट वाइज सेगमेंट चलें तो मुझे लगता है कि वेस्ट से शुरू करने तो रामपुर मुरादाबाद में लगा, खासतौर से रामपुर में एज लगा मुझे, और इसके अलावा कैराना में एज लगा, इकरा वाली सीट है। मुजफ्फरनगर भी इंडिया ब्लॉक अच्छा लड़ा है, लेकिन वो नेक टू नेक फाइट है, आसान नहीं है कुछ कहना। बलियान, फतेहपुर सीकरी मुझे लगा, रामनाथ सिकरवार वहाँ से लड़े, वहाँ पे थोड़ा एज दिख रहा है मुझे। और उनके अलावा मुझे कौशाम्बी में एज दिख रहा है, और रायबरेली में क्लियर एज है, कन्नौज और मैनपुरी में क्लियर एज है, यादव फैमिली की जितनी भी सीट है सब पे क्लियर एज है। सिर्फ एक सीट है बदायूं की, जो मुझे लग रहा है वो नेक टू नेक में है, बाकी यादव फैमिली अपनी सीट जीतेगी। राहुल गांधी मुझे लगता है कि रायबरेली से उनका सीट निकल जानी चाहिए, जिस हिसाब से वोट वहाँ पे पड़ा है। अमेठी सीट भी मुझे बहुत क्लोज कंटेस्ट में दिखी है, और वहाँ पे भी सुनने में आया कि दलितों का एक हिस्सा जो है वो कांग्रेस को पड़ा है। इसी तरह अगर आप ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में आओगे तो कौशाम्बी एक सीट ऐसी है जहाँ पर, क्योंकि राजा भैया ने भी सपोर्ट कर दिया अब समाजवादी पार्टी का, मतलब डायरेक्टली नहीं किया, लेकिन उनके समर्थक ऐसा दावा कर रहे हैं कि क्या नाम है, राजा भैया का सपोर्ट जो है वो तो समाजवादी पार्टी को है। और अनुप्रिया पटेल ने एक बयान राजा भैया पर दे दिया, उसके बाद राजा भैया के समर्थकों ने फिर उधर भी हमला शब्दों से किया, और कहा जा रहा है कि मिर्ज़ापुर में भी राजा भैया के समर्थक समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे कौशाम्बी एक सीट हो गई जहाँ एज है। मछली शहर में भी जिस हिसाब से मौजूदा सांसद के प्रति थोड़ी नाराज़गी मुझे दिखी, तो वहाँ पर भी मुझे लग रहा है थोड़ा सा एज वहाँ पर मैं इंडिया ब्लॉक को दूंगा। तो लगभग 1 दर्जन तो मैंने सीटें गिनाई थी, और 1 दर्जन ऐसी और सीटें जहाँ इंडिया ब्लॉक को एज है। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आप बीजेपी को एकदम नकार दें, क्योंकि बीजेपी का मैनेजमेंट बड़ा स्ट्रांग है, प्लस महिला वोटर, बीजेपी को एक बड़ा हिस्सा है महिला वोटर्स का, और खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में जो वोट डाल रहा है। शहरी क्षेत्रों में तो बीजेपी अपर हैंड है ही, ग्रामीण क्षेत्रों में महिला वोटर्स का एक बड़ा हिस्सा बीजेपी को वोट डाल रहा है। बीजेपी के लिए अगर गेम चेंजर होगा तो वो चीज़ होगी, और अगर इंडिया ब्लॉक के लिए गेम चेंजर होगा तो 2 फैक्टर होंगे कि युवा जो नाराज़ हैं बेरोजगारी से और पेपर लीक से, और वो दलित वर्ग जो बीएसपी को ट्रेडिशनली वोट करता आया, उसका आधा हिस्सा जो है कई सीटों पर इंडिया ब्लॉक को चला गया है। अच्छा, अमेठी की जो सीट है उस पर जब हम भी ग्राउंड पर गए तो बहुत ज्यादा क्लियरली आप प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे कि स्मृति ईरानी के खिलाफ विरोध उतना है क्या, एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ इतनी है, या फिर मोदी फैक्टर जो है वो बिल्कुल ओवर पावर कर जाएगा? थोड़ा एंटी इनकम्बेंसी थी वहाँ पर, अमेठी में थोड़ा एंटी इनकम्बेंसी थी, इसको इनकार नहीं किया सकता। तमाम लोकल फैक्टर से, प्लस केएल शर्मा ने चुनाव बहुत ही लोकल रखा, बहुत ही ज़्यादा हाइप नहीं बनाया चुनाव का, और क्योंकि केएल शर्मा 40 साल इस क्षेत्र में घूम चुके हैं, यानी रायबरेली अमेठी में घूम चुके हैं, तो उनको जो है बहुत ज़्यादा केएल शर्मा को मुझे लगता है कि बहुत हाइप बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो कई लोग को जानते थे वहाँ पे, ट्रेडिशनली जानते थे। तो इस वजह से उन्होंने उन लोगों से मुलाकात करी और अपने फेवर में चीज़ों को करने की कोशिश की। मुझे लगता है केएल शर्मा अगर ब्राह्मण वोट वहाँ पर 50% से ऊपर ले आते हैं और 30% ठाकुर तोड़ लेते हैं, तो केएल शर्मा का चुनाव निकल सकता है, क्योंकि यादव मुस्लिम तो उनके फेवर में आएगा। तो ये मुझे अमेठी का थोड़ा समीकरण लग रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत। अंत में आप कोई प्रेडिक्शन अपनी देना चाहेंगे उत्तर प्रदेश के लिए? हम लोग कोई होते नहीं है ये प्रेडिक्ट करने वाले कि इतनी सीट आई, ना मैं कभी ऐसा दावा करता हूँ। एक अंदाजा है, जो एज मैं बता रहा हूँ कि मुझे 25-26 सीटों पर इंडिया ब्लॉक का एज लगता है, बाकी पर बीजेपी का एज लगता है। ये एक अंदाजा है, ये कोई दावा हम लोग कह नहीं सकते, क्योंकि हम लोग एक सीट पे जाते हैं 100, 200, 250, 300 लोगों से बात करते हैं, और वोट डालने मतदाता 10 लाख आता है, तो आप कैसे कह सकते हो कि यही पार्टी जीत रही है? और उसके बाद फिर साइलेंट वोटिंग भी है इस बार, काफी बहुत साइलेंट है चुनाव। हर कोई जो ग्राउंड पे घूम रहे हो, आप इतनी जगह गए हो, तो आपने काफी इंटरव्यूज करे, मैंने आपके सारे इंटरव्यूज लगभग देखे होंगे, तो आपने काफी क्या नाम है इंटरव्यूज किया, आपने भी लोगों से बातचीत की होगी, तो आपको भी कोई बज़ यूपी में बहुत खास नजर नहीं आया होगा। इवन नेता भी इस बार देखिए ना, मतलब बहुत आक्रामक भाषण जो होता था ना, बहुत तीखे हमले हुआ करते थे, इस बार वो भी बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहे हैं। इस बार विपक्ष ने तो कोशिश करी है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव को थोड़ा लोकल रखें, थोड़ा लोकलाइज रखें, और बहुत ज़्यादा कोई ऐसा बड़ा माहौल, या पहले तो चरण से पहले उत्तर प्रदेश में कोई ज्वाइंट रैली नहीं हुई, फर्स्ट फेज से पहले सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, गाजियाबाद में हुई थी, वो भी गाजियाबाद सेकंड फेज में था। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग चुनाव होने जा रहा है। कुछ सीटों पर विशेष तौर पे नज़र रखना चाहिए। इसमें हो सकता है कि उत्तर प्रदेश इस बार कई सारे वोकल सांसद दे पार्लियामेंट में, जो कि बहुत अच्छे स्पीकर साबित हो सकते हैं, लेकिन किस्मत है, देखिए किसी किस्मत खुलती है। 4 जून को पता लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत। उत्तर प्रदेश का जैसे हमने कहा कि सत्ता की चाबी यहीं से होकर गुजरती है, सबसे बड़ा राज्य है, 80 सीटों का फैसला होना है, कौन जीतेगा कौन नहीं, जून 4 को फैसला होगा। आप क्या क्या सोचते हैं? अगर आपका भी कोई एनालिसिस है तो कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। कैमरा